एक समय की बात है। राधापुर गांव में विष्णु नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी लक्ष्मी और छोटे बेटे के साथ रहा करता था। विष्णु सामान्य व्यक्तियों की तरह मजदूरी का काम किया करता था। पिताजी, आज मुझे स्कूल से रिपोर्ट कार्ड मिला है। देखिए मुझे कितने मार्क्स आए हैं, और ये देखकर यहाँ नीचे अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ या नहीं, ये मार्क्स देखकर बताइए। अरे राजू, ये सब चीज मुझे कैसे पता होगी? मुझे और तुम्हारी माँ दोनों को हस्ताक्षर करना भी नहीं आता है। तुम्हें तो पता ही है, अब तुम्हें ही अच्छी पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनना है बेटा। मैंने तो आपसे कहा था कि मैं आपको साइन करना सिखा दूंगा। देखिए यहाँ लिखिए विष्णु। ये सब मेरे बस की बात नहीं है। बताओ अंगूठा कहाँ लगाना है, मुझे वो बताओ। मेरे अंगूठे पर बस थोड़ी सी इंक लगा दो। अगली बार जब तक रिपोर्ट कार्ड आए तब तक आप साइन करना सीख लीजिए। पिताजी, स्कूल के सभी बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे पिताजी तो अंगूठा छाप है। बेटा, अगली बार तुम्हारे पापा जरूर साइन कर देंगे। बस तुम अच्छे से पढ़कर हमारा नाम रोशन करना और हमें पढ़ना लिखना सिखाना, ठीक है? आप हमेशा ऐसा ही रहती हैं। माँ, अगली बार मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, अभी से कह देता हूँ, ठीक है ना? बेटा तुम चिंता मत करो, अगली बार मैं साइन करना सीख लूंगा, ठीक है ना? अभी तुम जाकर पढ़ाई करो। इस तरह वो अपने बेटे को समझाकर वहाँ से भेज देते हैं। अभी मैं काम पर जा रहा हूँ, दोपहर में खाने का डब्बा लेकर आ जाना, ठीक है? घर में चावल नहीं है, एक बार ही खाना बन पाएगा। आते समय आप चावल और सब्जी ले आना। हाँ ले आऊंगा, मजदूरी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया। इतना कहकर विष्णु काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। हे भगवान, हर रोज काम ढूंढना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब आखिर मैं करूं तो करूं क्या? पता नहीं आज मुझे कौन काम देगा। भगवान जी से प्रार्थना करता हूं कि आज मुझे काम मिल जाए। क्या रे विष्णु, आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? तुझको ये देख, तेरे लिए बोरियां पड़ी हुई है। इन बोरियों को गोदाम में डालना है। अगर थोड़ी देर और की है ना तो मैं दूसरे मजदूर को बुला दूंगा। आप ऐसा मत करिए सेठ जी, कल आपने मुझे काम दिया नहीं था, इसलिए आज देर से आया हूँ। कल से मैं जरूर जल्दी आऊंगा, लेकिन आप काम और किसी को मत दीजिए। आपसे मिलने वाले पैसों से मेरा बहुत सा खर्चा निपट जाता है। ठीक है, इन सभी बोरियों को गोदाम में डाल देना। शाम तक एक गाड़ी और आ जाएगी। इसके बाद विष्णु उस बैलगाड़ी से एक एक करके बोरियों को गोदाम में रखना लगता है। सेठ जी, सारी बोरियों को मैंने अंदर डाल दिया है, अब बताइए मैं क्या करूं? क्या आप मजदूरी के पैसे चाहिए? क्या दे दूंगा ना। दोपहर तक एक और गाड़ी आएगी, बोला था ना तुमको। दोनों गाड़ियों की मजदूरी एक साथ ही दे दूंगा। तब तक जाकर खाना खाकर आओ तुम। इसके बाद विष्णु पास ही की दुकान में खाना खाने के लिए जाता है। गोविंद, 2 आलू के पराठे दे दो। 2 पराठों से भूख कैसे मिटेगी? विष्णु, आज खाना घर से लेकर नहीं लाए हो क्या? नहीं, आज तो मैं जब तक घर से निकला था तब तक खाना तैयार ही नहीं हुआ था और समय भी काफी ज्यादा हो गया था, इसलिए बिना खाना लाए ही चला आया। मुझे तुम सिर्फ 2 आलू के पराठे दे दो। ये लो 2 पराठे, अगर और चाहिए हो तो मुझे बता देना। अरे गोविंद, इस मिठाई का क्या दाम है? मिठाई का दाम है 1 रुपए में। एक बताओ कितनी चाहिए? अरे बाप रे, 1 रुपया की मिठाई, इतनी महंगी चीज मैं नहीं ले पाऊंगा। अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, तो मुझे केवल एक चाय दे दो। और हाँ गोविंद, इन सभी के पैसे मैं तुम्हें शाम को दे दूंगा। वो तो ठीक है। धनराज सेठ के घर के पेड़ से नारियल तोड़ना है। कोई मजदूर हो तो भेजने के लिए मुझसे बोले थे। वो तो क्या तुम उनके घर पर जाओगे? अरे किसी और की क्या जरूरत है, मैं ही चला जाऊंगा। वैसे वो कितने पैसे देंगे? इससे पहले वो मजदूरों को 1 रुपए देते थे, तुम्हें भी उतने ही दे देंगे। इतना छोटा काम के लिए पूरा 1 रुपया? इस काम को भला मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं जरूर जाऊंगा गोविंद, लेकिन गोविंद तुम इस काम को किसी और को मत बताना। खाना खाने के बाद विष्णु वापस काम पर जाता है। क्या रे, जहां पर भी जाते हो
वहीं पर ही रह जाते हो। मैं गाड़ी का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब 2 गाड़ियां आ गई है। तुम शायद एक ही गाड़ी का सामान गोदाम में डाल पाओगे। मुझे लगता है कि दूसरे मजदूर को बुलवाना पड़ेगा। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत कहिए। इन दोनों बैलगाड़ियों की बोरियों को मैं ही गोदाम में डालूंगा। बाप रे, हाथ बहुत तेज दर्द कर रहे हैं, परंतु अभी तो मुझे एक और बैलगाड़ी की बोरियों को उतारना है। हे भगवान, मुझे दूसरी बैलगाड़ी को खाली करने की शक्ति देना। आज चावल के साथ साथ बहुत सारा राशन का और सामान भी घर लेकर जाना है। फिर वो धीरे धीरे करके दोनों बैलगाड़ियों की बोरियों को उठाकर गोदाम में रख देता है। सेठ जी, दोनों बैलगाड़ियों की बोरियों को गोदाम में अच्छे से लगा दिया है। अब कृपया करके मुझे मेरी मजदूरी के पैसे दे दीजिए। सुबह शाम दोनों वक्त के मिलाकर पूरी 3 गाड़ियां हैं। एक गाड़ी के 5 रुपए हैं, तो 3 गाड़ियों के मिलाकर तुम्हारा हुआ 15 रुपए। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह मैं जल्द ही आ जाऊंगा। इसके बाद विष्णु उन पैसों को लेकर गोविंदा के पास जाता है। ये लो गोविंद, सुबह की चाय और आलू के पराठे के पैसे बराबर है ना? हाँ हाँ बराबर है, लेकिन आज सुबह धनराज सेठ आए थे। तुम आओगे ऐसा बोला था ना तुमने? मैं जरूर कल उनके घर जाऊंगा। अरे गोविंद, जरा ये मिठाई भी दे दो। अच्छा, आज तो मजदूरी से पैसे कमा कर आए हो, मीठा खाने का मन हो रहा है क्या? नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये तो मैं अपने बेटे के लिए ले रहा हूँ। उसको ये मिठाई बहुत ज्यादा पसंद है। वो पिछले बहुत दिनों से मांग रहा था, इसलिए आज लेकर जा रहा हूँ। तुम्हारे बेटे के पढ़ाई लिखाई के लिए तुम कितना मेहनत कर रहे हो विष्णु? क्या करूँ गोविंद, मेरी इकलौती औलाद है। मैं जो कुछ भी करता हूँ सब उसी के लिए ही तो कर रहा हूँ। चलो ये लो मिठाई के पैसे। इसके बाद विष्णु रास्ते से चावल और सब्जी लेकर घर जाता है। ये लो लक्ष्मी, तुम्हारे घर का सामान और सब्जियाँ। वैसे राजू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ चला गया? अपने किसी दोस्त के घर गया है। उसके पास कोई जरूरी किताब नहीं थी, तो वो वहाँ पर पढ़ने के लिए गया है। देखो, राजू को पढ़ाई से कितना ज्यादा लगाव है ना। इसे हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। वैसे इसकी पुस्तक का क्या दाम होगा? शायद 3 रुपए की होगी। ये देखिए, आ ही गया, पूछिए उससे। अरे राजू, ये देखो, आज मैं तुम्हारी मनपसंद मिठाई लाया हूँ। खाने की चीज पर इतना खर्चा क्यों करते हैं पिताजी? वो पैसे आप मुझे दे दिया करिए, मैं उन्हें जमा करके अपने लिए किताब ले लूंगा। ठीक है, मैं उसके लिए भी तुम्हें पैसे दे दूंगा। पहले ये लो, इस मिठाई को तुम खा लेना। चलो अब बताओ, तुम्हें पुस्तक खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए? मुझे बता दो, मैं ला दूंगा। मुझे कुल मिलाकर 6 रुपया चाहिए। मुझे 3 किताब लेनी है, वो मेरे पास नहीं है। ना तो मुझे हर रोज अपने दोस्त के घर जाना पड़ता है। ये लो, ये तुम्हारे 6 रुपए। इनको ले जाकर पुस्तक खरीद लेना, और तुम्हें और भी कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लेना, लेकिन तुम्हें दिल लगाकर पढ़ाई करनी होगी, ठीक है ना? क्यों जी, आज आप पूरे घर का सामान लेकर आए हैं, बेटे के लिए मिठाई लेकर आई हैं और किताब के लिए पैसे भी दे दिए। इतने पैसे कहाँ से आए जी आपके पास? कहाँ से आए हैं इसका क्या मतलब? आज तो 2 गाड़ियाँ ज्यादा आई थी सेठ जी की दुकान पर, इसलिए आज मुझे पूरे 15 रुपए मिले थे। अच्छा, अगर रोज ऐसे ही पैसे मिले तो कितना अच्छा होगा जी। बहुत अच्छा होगा, लेकिन उन बोरियों को उठाने की ताकत भी तो मेरे अंदर होनी चाहिए ना। आज तो इतना ज्यादा काम करके मेरा पूरा शरीर टूट रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? जब काम मिलता है तो इतना ज्यादा मिलता है, और नहीं मिलता तो पूरा दिन खाली ही चला जाता है। जब काम आता है तो इतना काम आता है, और नहीं आता है तो 2-3 दिन तक आता ही नहीं है। ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर रोज काम मिलता रहे तो कितना अच्छा होगा। इस तरह कुछ साल बीत जाते हैं। राजू अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेता है। पिताजी, आज आपको मास्टर जी ने स्कूल में बुलाया है। मुझे क्या काम होगा? उन्हें जो कुछ भी वो कहेंगे मुझे तो समझ में आएगा ही नहीं, इसलिए तुम ही जाओ। नहीं पिताजी, मास्टर जी ने आपको बुलाने के लिए कहा है, आपको चलना ही पड़ेगा। चलिए, अभी आप मेरे साथ चलिए।
इसके बाद विष्णु टीचर से मिलने के लिए जाता है। राम राम मास्टर जी। वैसे मास्टर जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? मुझसे कोई जरूरी काम है क्या? देखो विष्णु, तुम्हारा बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है। यहाँ के सारे बच्चों से बहुत अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी है। वो इसीलिए मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, राजू को शहर भेजकर जितनी ऊंची हो सके पढ़ाई करवाओ। वहाँ की पढ़ाई यहाँ की पढ़ाई से बहुत बेहतर होती है। अगर तुम्हारा बेटा शहर जाकर पढ़ेगा तो उसे बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। बिल्कुल मास्टर जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। उसके भविष्य के लिए मैं कुछ भी करूंगा, बस उसे मेरे जैसा मजदूर नहीं बनना चाहिए। मास्टर जी, आप एक काम करिए, आपको जो भी कहना है आप राजू को कहकर उसे अच्छे से समझा दीजिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने तो ये सारी बात राजू को बोल दी है, लेकिन वहाँ पर पढ़ाई लिखाई का खर्चा बहुत ज्यादा आता है। बहुत सारे पैसे भरने पड़ते हैं वहाँ पर फीस के रूप में। तुम उसके लिए तैयार हो क्या? तुम्हारे पास इतने पैसे हैं क्या? आप खर्च की चिंता मत कीजिए मास्टर जी, आप तो उसे खूब अच्छे से पढ़ना लिखना और कुछ नहीं। ठीक है, तुम्हारे जैसा अच्छा पिता मिलना राजू के लिए सौभाग्य की बात है। अब तुम जा सकते हो। टीचर के कहे अनुसार विष्णु राजू का शहर में एक अच्छे से कॉलेज में दाखिला करवाता है। उसके लिए विष्णु के पास जितने भी बचे हुए पैसे थे वो सभी खत्म हो जाते हैं। हमारे पास जो भी पैसे थे वो सब तो खर्च कर दिए। आपने अब बताइए हर महीने की फीस कैसे चुकाएंगे? और बाहर रहकर पढ़ने के लिए हॉस्टल का खर्चा भी तो चाहिए। इतना सब कुछ कैसे करेंगे बताइए जी। कैसे भी दिन रात काम करके सब कुछ करना तो पड़ेगा ही ना, परंतु राजू को कोई भी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अब मैं काम पर जा रहा हूँ। शाम को कुछ लाना है क्या घर के लिए? कुछ भी नहीं चाहिए, आप जाकर आइए। इसके बाद काम करने के लिए विष्णु सेठ के पास जाता है। देखो विष्णु, 2 गाड़ियां आई है। सारी गाड़ियों के बोरियों को गोदाम में पहुंचना है तुमको। उन बोरियों को गोदाम में रख देता है। सारी बोरियां अंदर लग दी है सेठ जी। ये लो, मेहनत के रुपए पूरे 12 रुपए है। सेठ जी, इन पैसों को आप अपने ही पास रखना। अगर शाम तक और कुछ गाड़ियां आ जाएंगी तो पूरे मिलाकर एक ही बार में दे देना। आज और कोई गाड़ी नहीं आने वाली है। ये पैसे लेकर अपने घर चले जाओ। कल सुबह थोड़ा जल्दी आ जाना और 2 गाड़ियां आएंगी। उन पैसों को ले जाकर विष्णु गोविंदा की दुकान पर जाता है। गोविंद, एक आलू का पराठा दे दो। आओ विष्णु, आ गए। तुम्हारी ही राह देख रहा था मैं। ठाकुर जी किसी मजदूर को भेजने के लिए बोल रहे थे। उनके खेतों में थोड़ा सा काम होना है। अच्छा ठीक है, अभी जाता हूँ। ये लो, चाय पराठे मांगे थे ना, बगैर चाय पिए कहाँ जा रहे हो? वापस आकर पी लूंगा, लेकिन अगर इतने में उन्हें कोई नया मजदूर मिल गया तो मेरा तो काम छूट ही जाएगा। तुम्हारे बेटे के पढ़ाई लिखाई के लिए तुम कितना मेहनत कर रहे हो विष्णु। इसके बाद ठाकुर जी के खेतों में काम खत्म करने के बाद विष्णु अपने घर जाता है। क्या हुआ जी, आज तबीयत तो ठीक है ना? बहुत उदास दिखाई दे रहे हो आप। ऐसा कुछ भी नहीं है भाग्यवान, आज के दिन 4 गाड़ियों की बोरियां उठानी पड़ी थी मुझे, इसलिए कुछ ज्यादा ही थकान हो रही है। आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि ज्यादा काम मत कराइए। अब देखिए आपकी कमर दर्द हो रही है। जब हमें काम चाहिए तब काम नहीं मिलता, इसलिए हमें जब भी काम मिले चुपचाप कर लेना चाहिए, तभी तो हम कुछ पैसे कमा सकेंगे। ऊपर से राजू को पैसे भेजने का समय भी नजदीक आ रहा है। देखिए सारी कमाई अब उसकी पढ़ाई में खर्च हो रही है। अगर वो गांव में पढ़ता तो इतना कष्ट ना होता जी। वो बहुत अच्छा पढ़ता है लक्ष्मी। हम अगर एक अच्छे से कॉलेज में दाखिला दिलाएंगे तो उसका भविष्य उज्जवल होगा ना, इसीलिए तो मैं दिन रात एक करके काम कर रहा हूँ। अरे चलो छोड़ो, तुम इन बातों को भूल जाओ, पहले कुछ खाकर सो जाते हैं। कल सुबह जल्दी आने को सेठ जी ने बोला है मुझे। इस तरह हर छोटा बड़ा काम करते हुए 1 रुपया भी ना छोड़ते हुए सारे पैसे इकट्ठे करता है और उन पैसों को लेकर पोस्ट ऑफिस जाता है। देखिए पोस्ट मास्टर जी, ये कुछ पैसे हैं,
इनको आप मेरे बेटे को भेज दो। देखो विष्णु, हर महीने इतनी ज्यादा पैसे अपने बेटे को बेचते हो, आखिर तुम्हारा बेटा क्या पढ़ रहा है? अब मुझे क्या पता पढ़ाई का इतना खर्चा होगा, बोलकर वो मुझे संदेश भेज देता है। मैं उतनी ही रकम उसे आपके द्वारा भेज देता हूँ। मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, मुझे क्या पता। ये लो रसीद, कम से कम एक बार वहां जाकर देखकर तो आओ कि तुम्हारा बेटा क्या पढ़ रहा है और क्या कर रहा है। वो फिजूल के खर्च नहीं करने वाला है मास्टर जी। ऊपर से मेरे शहर जाने और आने का खर्चा लग जाएगा, इसीलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। पैसों को भेजकर वो अपने घर जा ही रहा था, लेकिन तभी उन्हें एक व्यक्ति मिलता है। अरे सीताराम सेठ जी, आपको देखे तो मुझे कितने महीने हो गए हैं। पहले तो आप गोविंदा की दुकान पर हर रोज आते थे ना, अब आप कहाँ पर काम कर रहे हो? मैं वो शहर में एक बड़े दफ्तर में एक बड़ा ऑफिसर का काम कर रहा हूँ। कुछ चिट्ठी भेजने के लिए आए हो क्या यहाँ पर? नहीं सेठ जी, मेरा बेटा शहर में ऊंची पढ़ाई कर रहा है, उसको पैसे भेजने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम वैसे ही मजदूरी कर रहे हो या दूसरा और कोई काम करते हो? वही मजदूरी कर रहा हूँ सेठ जी। मैं तो एक अनपढ़ गवार हूँ ना, इस मजदूरी के अलावा भला मुझे दूसरा काम कैसे आएगा। मजदूरी करके ही अपने बेटे को पढ़ रहा हूँ। महीने में आखिर कितना कमा रहे हो और बेटे को कितना भेज रहे हो? महीने में लगभग 1000 कमा रहा हूँ और उसमें से अपने बेटे को 700 रुपए भेजता हूँ। बाकी के 300 रुपए से अपना घर चलाता हूँ। उसकी पढ़ाई के लिए इतनी ज्यादा पैसे भेज रहे हो तुम? सच में बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हो। मैं तुम्हें 1 महीने के 2000 रुपए दूंगा। शहर में मेरी ऑफिस में काम करोगे, ज्यादा काम नहीं रहेगा। हर सुबह आकर दफ्तर को साफ करना है, अच्छे से झाड़ू पोछा लगाना है और बाकी अफसर को चाय पानी पिलाना है। और वैसे भी तुम्हारा बेटा तो शहर में रह ही रहा है, तो आखिर तुम्हें क्या दिक्कत है? जल्द ही सोचकर मुझे बता देना। सेठ जी, शहर में नौकरी में आपके पास जरूर आऊंगा सेठ जी, लेकिन वहाँ पर घर का किराया बहुत ज्यादा होगा ना सेठ जी? तुम्हें एक अच्छा सा घर भी दे दूंगा, रहने के लिए तुम वहीं पर रह सकते हो। उसके लिए तुम्हें कोई भी किराया नहीं देना होगा। तो फिर मैं जरूर आऊंगा सेठ जी। मैं अभी इस बात को अपनी पत्नी को बता कर आता हूँ। मुझे इतनी अच्छी नौकरी के लिए आपको कैसे धन्यवाद दूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें बहुत सालों से देख रहा हूँ विष्णु, तुम बहुत ही ईमानदारी से काम करते हो। हमारे दफ्तर में जो काम करता था वो चला गया, इसीलिए उसकी जगह पर मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा। तुम जल्दी से आकर काम संभाल लेना। इसके बाद अपनी पत्नी को सब बताकर वो शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब तो आपकी तनख्वाह भी बढ़ गई है जी। अब आपको अलग से कोई काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब ठीक हो गया है। मैंने तो ये बातें आज से कुछ साल पहले ही सोच ली थी। पता है सीताराम जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। फिर अगले ही दिन वो शहर जाकर सीताराम जी की ऑफिस में झाड़ू पोछा का काम करने लगता है। फिर ऐसे ही एक दिन वो अपने बेटे के कॉलेज जाता है। पिताजी, आप यहाँ क्यों आए हो? अगर आपको मेरे दोस्त देखेंगे तो वो मजदूर का बेटा कहकर मेरी हंसी उड़ाएंगे। आप आज के बाद मेरे कॉलेज में दोबारा मत आना, मैं ही घर आ जाऊंगा। बात वो नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लेकर आया हूँ बेटा। अब मुझे यहाँ वहाँ से बेहतर मिठाइयाँ मिलती है। अब आप जल्दी से जाओ यहाँ से। वहाँ से लौटने के बाद उसका दिल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, परंतु घर पहुँचकर वो अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताता। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और राजू की पढ़ाई खत्म हो जाती है, तो वो अपने पिताजी के घर आता है। कितने दिनों बाद घर आए हो बेटा? इतना पास रहकर भी आने का मन नहीं करता क्या? तेरे पिताजी से जब भी जाने का कहूँ तो पढ़ाई में बाधा होगी, ये कहकर बात टाल देते हैं। मेरी और तेरे पास मुझको जान ही नहीं देते। अरे वो वहाँ पर ठीक से पढ़ रहा है, अच्छे से तरक्की कर रहा है, हम भला क्यों जाकर उसका समय बर्बाद करें? अब तो तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई है, अब तुम क्या करने जा रहे हो? वही बात बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। कल मेरा इंटरव्यू है एक ऑफिस में सीताराम सेठ जी के पास। वो बहुत बड़ा ऑफिस है, उसमें नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात है। हाँ ये तो ठीक है बेटा, सही समय पर वहाँ पर वेतन देते हैं और तो और वेतन भी बढ़ा देते हैं। अगर तुम्हें वहाँ पर नौकरी मिल गई तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं उस दफ्तर में ऊंचे पद पर नौकरी करूंगा और तुम उसी दफ्तर में झाड़ू पोछा लगाओगे तो कैसा लगेगा?
इसीलिए तुम उस दफ्तर में किसी को भी मत बताना कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ और मैं शहर की दूसरी जगह पर अलग से घर लेकर रहूंगा। बस यही बताने के लिए आया था तुम दोनों को। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। हाँ, तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो भी ठीक है। तुम वहाँ पर अधिकारी बन जाओगे और मैं वहाँ पर झाड़ू पोछा लगाऊंगा तो तुम्हारी बदनामी होगी। इसीलिए मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं ये बात कभी भी किसी को नहीं बताऊंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस तुम खुश रहो। इस तरह इंटरव्यू के बाद राजू को नौकरी मिल जाती है और ऑफिस में अगर उसके पिता कभी सामने आते हैं तो राजू अनजान बन जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है और राजू की माँ बीमार हो जाती है। तो ये बात बताने के लिए विष्णु राजू के पास जाता है। इतनी छोटी सी बात बोलने के लिए क्यों आए हो पिताजी? ऊपर से इतने पास आकर भी बोल रहे हो। देखने वाले क्या समझेंगे? अब चुपचाप जाओ यहाँ से, मैं शाम को आ जाऊंगा। फिर उसी दिन शाम को उस ऑफिस के सबसे बड़े अधिकारी सीताराम जी राजू को बुलाते हैं। राजू, आज मैं तुम्हें इस दफ्तर से निकाल रहा हूँ। कल से तुम मेरे दफ्तर नहीं आओगे। मैं तो सब ठीक से काम कर रहा हूँ ना, तो फिर आप मुझे अचानक से काम से क्यों निकाल रहे हो? अगर जाने अनजाने में मुझे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो सेठ जी, परंतु कृपया करके आप मुझे काम से मत निकालिए। तुम क्षमा करने के लायक ही नहीं हो। वो तुम्हारा बाप है। तुम्हें ये नौकरी कैसे मिली तुम्हें मालूम है? तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने के बाद तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। तुम्हें नौकरी देने के लिए मुझसे विनती की थी। इसीलिए मैंने तुम्हारे पिता की बात मानकर तुम्हें इंटरव्यू कार्ड भेजा था। यानी कि तुम्हें ये नौकरी केवल तुम्हारे पिता की अच्छाई की वजह से मिली है। तुम जैसे 1000 लोग मिल सकते हैं, तुम्हारे पिता जैसा नहीं। तुम्हें उसने कितने संघर्ष से पढ़ाया था, ये बात केवल मुझे मालूम है। ऐसे पिता का तुम अनादर कर रहे हो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब तुम इस नौकरी के लायक नहीं रहे हो। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे शक्ल मत दिखाओ, तुम्हारी निकल जाओ यहाँ से। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है सर। आज से मैं अपने माता पिता की अच्छे से देखभाल करूंगा। ये मेरा आपसे वचन है। मैं अभी जाकर अपने माता पिताजी से माफी मांगूंगा और उनको अपने घर ले आऊंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो कभी मेरे सामने मत आना। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सीताराम जी की ऐसी बातें सुनकर राजू को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और उसी दिन से वो अपने माता पिताजी के साथ खुशी खुशी से रहने लगता है। सीताराम, राधे राधे।